नैनीताल उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री बाहरी ने ली शपथ। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए सीएम धामी। परिवहन निगम के चालक परिचालक पद के लिए 106 मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। 16 सहायक लेखाकारों को भी दिए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर हुई चर्चा। 740 से अधिक पन्नों का मसौदा हुआ तैयार। 6 फरवरी को पेश होने वाली 4 खंडों वाली रिपोर्ट का हो रहा अध्ययन। सुरक्षा माह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का भी किया विमोचन। अब गढ़वाली, कुमाऊनी और स्थानीय भाषाओं में फिल्म बनाने पर धामी सरकार देगी विशेष छूट। फिल्मकारों को उत्तराखंड में फिल्म बनाने पर कई सुविधाएं देने का सरकार ने लिया निर्णय। और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले क्रांतिकारियों की वीरता को सीएम धामी ने किया नमन। ट्वीट कर कहा, चौरी चौरा घटना की 102वीं वर्षगांठ पर वीर सपूतों को नमन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करें ऊधम सिंह नगर की। ऊधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत अलग अलग लोगों ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के लिए एकजुट हुई। इसी क्रम में थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक गंगापुर रोड शमशान घाट के सामने गन्ने के खेत से बरामद की। मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी ने अपने कार्यालय में किया। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में और 4 बाइकों रिकवर हुई हैं। 2 बाइकें जो इसमें हैं वो हमारे मुकदमे में वो थी, अनावरण जिनका शेष था, और बाकी 2 जो बाइकें इनकी निशानदेही पर जो हमने पता लगाई बरामद की हैं, उनका हम चेसिस नंबर से तस्दीक करा रहे हैं। कितने लोगों की अरेस्टिंग की गई है इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। एक का नाम है दीपक शर्मा जो मूलतः बरेली से हैं, और एक विजय शर्मा जो मूलतः पीलीभीत जनपद से हैं। दोनों हाल में ही ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में ही किराए पर रह रहे थे। इनके द्वारा जो बाइकें बेची जाती थी, किन लोगों को बेची जाती थी, उनके खिलाफ भी किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? अभी ये सब विवेचना का हिस्सा है, तो अभी हम इन सब बातों को पता लगा रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक एच.एस. बवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बवेजा अब हिमाचल के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। बवेजा को बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास किया था। अब उन्हें बिना कार्रवाई कार्यमुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बवेजा हिमाचल प्रदेश चले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हिमाचल जाने से रोके, जिससे मामले की सही जांच हो सके। है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजूद सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा था। ऐसे में सीबीआई जांच को बीच में छोड़कर वो कैसे हिमाचल जा सकते हैं? क्या सीबीआई वाले अब हिमाचल उनकी धरपकड़ करने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग में ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिना मंत्री के इशारों के हो ही नहीं सकता। और क्यों गणेश जोशी ने सख्ती नहीं दिखाई बवेजा के ऊपर? और अब तो ऐसा लगता है कि बवेजा के हाथ में कोई ना कोई मंत्री की कमजोर नस जरूर थी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जहां मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से उत्तराखंड की पूरी पहाड़ियां सफ़ेद चांदी की चादर ओढ़े प्राकृतिक सुंदरता को 4 चांद लगा रही हैं। कुदरत के इस तोहफे का सैलानी पहाड़ों की रानी मंसूरी और धनौल्टी में पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में सैलानियों के उत्तराखंड पहुंचने पर व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी से हमारे संवाददाता वसंत कश्यप की एक खास रिपोर्ट। कुदरत जब धरती पर मेहरबान होती है तो नज़ारा इस तरह का देखने को मिलता है। हम लोग मौजूद हैं
पहाड़ों की रानी मसूरी और धनोल्टी में, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी दूर दूर से सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ पर आकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग सर? हरिद्वार और दिल्ली। तो दिल्ली। पहली बार आए हैं आप यहाँ पर? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बहुत मजा आ रहा है बर्फ में। हमारा डॉग भी एंजॉय कर सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट है और हमारा डॉग भी एंजॉय कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। हाउ डू यू फील? बहुत मजा आ रहा है, मैंने पहली बार स्नो देखी है। आपने? मैंने काफी बार देखी है बट मुझे काफी मजा आ रहा है। तो और कितना रुकेंगे यहाँ पर आप? अभी तो है। देखिए, सैलानी बड़ी दूर दूर से उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी मसूरी से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। खबर हरिद्वार से है, जहां लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है, मगर विपक्ष लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कटाक्ष कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति की उम्मीद लेकर बैठे थे, मगर उनका भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। मुझे चिंता मुरली मनोहर जोशी की है, क्योंकि अगले साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति बनने की उम्मीद में बैठे थे, मगर उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। मुझे चिंता मुरली मनोहर जोशी की है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल नहीं करेगी तो फिर मुरली मनोहर जोशी को कैसे भारत रत्न मिल पाएगा। एक बात जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय जो है वो उत्तराखंड सिविल कोड हो गया है, क्योंकि केवल उत्तराखंड से संबंधित है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो आप दिल्ली में लाइए, केंद्र सरकार लाए, अमित शाह जी और मोदी जी लेकर के आए। जिन सवाल उनसे जो उठ रहे हैं उन सवालों से बचने के लिए वो जो है बेगानी शादी में धामी दीवाने हो रहे हैं। कुशासन, भ्रष्टाचार आदि सवालों का जवाब न देना पड़े, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न जैसे सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए जो है धामी जी बराबर जो है यूसीसी कह रहे हैं। क्योंकि जो बुनियादी सवाल पेट के सवाल हैं, भलाई के सवाल हैं, जन कल्याण के सवाल हैं, विकास के सवाल हैं, उस पर धामी सरकार के पास कुछ कहने को है ही नहीं। हाथरस में रामकथा कह रहे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच में उनके सीने में संक्रमणों का पता चला। देहरादून में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर श्री कृष्ण अवतार ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और खतरे की कोई बात नहीं। श्रद्धेय स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनको छाती में संक्रमण की, इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए है। कुल मिला के कोई भी चिंता वाली बात नहीं। प्रशासन का बुलडोजर कल चलने वाला है। नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। विभागीय जांच से ये तथ्य संज्ञान में आया है कि वन भूलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना आज्ञा नमाज स्थल निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माण को 2 फरवरी तक खाली करने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल अतिक्रमण फरवरी तक नहीं हटाया गया और अब नगर निगम बलपूर्वक इसे हटाने की कार्रवाई को अंजाम देगा। पुलिस और प्रशासन से संपर्क किया था कुछ लोगों ने कि अपनी बात कहना चाहते हैं। यद्यपि मेरा पक्ष उसमें नहीं था, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैं भी उसमें आया, क्योंकि मुझे नोटिस का जवाब मिलता तो मैं उसको सुनवाई करता, आदेश करता। ऐसा नहीं हुआ। एकत्र होकर के लोगों ने इस बात पर दबाव देने का प्रयास किया कि धार्मिक दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाए। मुख्य मसला यह है कि नजूल ज़मीन के बीचों बीच बिना किसी अनुमति के वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा मदरसा और नमाज स्थल के नाम से संरचनाएं बना दी जाती हैं। वो
कहाँ से फंड आया, कैसे बनाया गया, कौन से संगठन ने बनाया, उसके लिए क्या समिति बनाएगी, कैसे चलेगी, कौन संचालन करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसा कुछ ये लोग भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। देखिए, एक ही मुद्दा है, मैंने अभी शुरू में एक शेर पढ़ा भी है कि मस्जिद और मंदिर सब उसी का है, बस इतनी गुजारिश है कि मिसमार ना करना उसको। मिसमार का मतलब डेमोलिश ना करना। मस्जिद और मदरसा हमारे मज़हब का, हमारे धर्म का एक हिस्सा है और मुस्लिम समाज के लोग एक लंबे ज़माने से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे वहाँ कुरान पढ़ाते हैं। लिहाजा एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक आकार उसका बना हुआ है, अब उसको 2 दिन पूर्व एक नोटिस देकर यातायात उसको डेमोलिश करने की बात करना। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चुनाव के वक्त अवैध शराब और अवैध हथियारों सहित अवैध गतिविधियों को रोकना पुलिस के लिए हमेशा ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इसी को देखते हुए दोनों प्रदेशों के बॉर्डर से लगते हुए जिलों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि उत्तराखंड से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव के संबंध में बैठक की गई। इससे चुनाव में अवैध शराब की तस्करी और अवैध हथियार की सप्लाई को रोका जा सके, साथ ही आपराधिक लोगों पर नजर रखी जाए। इसके लिए सूचना तंत्र भी मजबूत किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से लगे हुए तीनों जिले सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के जो उच्च अधिकारी हैं, इनके साथ आज एक हमारी समस्त पूरी टीम की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें हमारे जितने जो एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी और जितने थाना प्रभारी हैं जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं और उनके जो थाना प्रभारी हैं जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, इनकी एक संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे कार्य हमने किए जाने हैं, खासकर बॉर्डर चेकिंग है उसमें और गुंडा एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जिला बदर की कार्रवाई है, उसकी सूचियों का आदान प्रदान करना और जो खासकर इलीगल वेपन्स की जो तस्करी है या इलिसिट जो वाइन्स हैं, इलिसिट जो शराब है वो यहाँ जो आ रही है अल्कोहल, उसकी रोकथाम के लिए एक संयुक्त कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन भी किया जाएगा। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त कार्य भी किया जाएगा। आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के विधायकों ने भी सरकार को घेरने की तैयारी की है। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि सरकार विधानसभा का सत्र बढ़ाने से डरती है, केवल 2 दिन में सत्र की औपचारिकता कर इसे पूरा कर देती है, जबकि विपक्ष के पास सवालों की पूरी किताब भरी हुई है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उत्पीड़न करने सहित कई ऐसे मामले हैं जिन्हें कांग्रेस खुलकर विधानसभा में उठाएगी, लेकिन ये सरकार सवालों के जवाब देने से भागती है, इसीलिए सत्र को कम करती है और न ही सरकार के मंत्री विधायकों के सवालों के ठीक से जवाब दे पाते हैं। इसलिए इस बार भी कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरेगी। देखिए, विधानसभा सत्र चालू होगा और पहला दिन 5 से 7 का जो आहूत हुआ है सत्र, पहले दिन सारा जो शोक होता है, एक व्यवस्था बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है, तो वो शोक जितना भी होगा उस दिन वो प्रकट करा जाएगा। लेकिन उसके बाद 2 ही दिन का, आप अगर वास्तविक बात करें जो विषय हैं उसके लिए हमें 2 ही दिन मिले हैं। तो पहली चीज़ तो ये डरते हैं सत्र की अवधि बढ़ाने में, क्योंकि प्रश्न इतने गंभीर हैं। हमारे पास पूरी एक किताब भर के इनके लिए प्रश्न हैं, लेकिन इनके पास जवाब शून्य है। और आप वैसे भी देखेंगे जो भी विषय उठेंगे, जो भी प्रश्नकाल होगा, उसमें आप जितने सम्मानित मंत्री हैं उनके जो जवाब आप सुनेंगे तो वहाँ पे कहीं लगता ही नहीं है किसी विषय में तैयारी करके या संजीदगी के साथ वो लोग आते हैं। श्रीनगर में बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। खिरसू ब्लॉक के ग्वाड़ गांव में आंगन में खेल रहे 11 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। आनंद फानन में गांव वालों की मदद से बच्चे को वेश अस्पताल श्रीकोट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं लोगों में गुलदार को लेकर डर बैठ गया है। लोगों ने गुलदार को पकड़ने की मांग वन विभाग से की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमें मिली थी, मौके पे मेरे चौकी इंचार्ज वो पुलिस बल गया था। इस समय मैं मोर्चरी पे आया हूँ। लाश को मेरे पुलिस कर्मियों द्वारा देखा गया। ये किसी जानवर के द्वारा नाखून से पेट में घाव से आने के कारण आगे मुंह के दांत टूटने से हुई है। ये मृत्यु का कारण केवल विलम्ब से हॉस्पिटल पहुंचाने का है और बाकी मौके पे जाके उस स्थिति से आप लोगों को अवगत कराऊं। घटना का पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाएंगे। इस घाव किस तरह के हैं, क्या है, इसकी जानकारी पीएम के बाद ही पता लगेगी। प्रथम दृष्टया जो देखा गया वो मैं आपको बता। बच्चे की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए या मोर्चरी में लाए हैं
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। किस गांव की ये घटना खिरसू के ग्वाड़ गांव की है। आगे की कार्रवाई पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ऋतु बाहरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का लक्ष्य 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत नेपाल सीमा जल्द ही जनपद चंपावत पर बनबसा में एसओजी पुलिस टीम से 5 ग्राम स्मैक व 600 नशीले इंजेक्शनों के साथ 2 नेपाली युवकों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। रामनगर के आसपास विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से वन्य जीवों के आतंक से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो वहीं कुछ दिन पूर्व ग्राम सांवलदे में रहने वाली दुर्गा देवी को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद से ग्रामीणों का आक्रोश विभाग के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस हमलावर बाघ को पकड़े जाने के लिए ग्रामीणों द्वारा 5 दिन का समय दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों ने बैठकों के सहारे वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विकास नगर अंतर्गत बरोटीवाला में कांग्रेस द्वारा नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी और नवप्रभात सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें वक्ताओं ने नशे के बहाने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड, राम मंदिर और यूसीसी जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं इस दौरान मीडिया से यूसीसी पर बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूसीसी भाजपा का चुनावी शगुफा है, जो कि प्रदेश में कोर्ट में पहुंचने पर एक दिन भी चलने वाला नहीं है। मैं पॉइंट्स के आधार पर कह रहा हूं, आप बता दीजिए क्या राज्य सरकार को अधिकार है संविधान की धाराओं को बदलने का, आर्टिकल्स को क्या राज्य सरकार को बदलने का अधिकार है? जिसके अधिकारों में अतिक्रमण होगा वो कोर्ट जाएगा। एक दिन भी इनका यूसीसी कोर्ट में नहीं टिकेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है ही नहीं, केवल फेस सेविंग है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह 10 सालों में इसको केंद्र सरकार में लागू नहीं कर पाए, इसलिए छोटे से राज्य उत्तराखंड को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, कांग्रेस का स्टैंड क्या है यूसीसी को लेकर? ड्राफ्ट ही नहीं दे रही सरकार। आज आपने उनके प्रवक्ताओं का पढ़ लिया कि हम इसको सीधे सदन पे रखेंगे। अरे विधायकों को दो, चाहे वो सत्ता के हैं विपक्ष के हैं, विपक्ष को दीजिए, पत्रकारों को दीजिए, बुद्धिजीवी को दीजिए, और जब आप पास करना चाह रहे हैं तो उस पर बुद्धिजीवी लोग उस पर एक अच्छी डिबेट तो करें। पता ही नहीं है किसी को क्या इसके अंदर आने वाला सुना, कोई कह रहा ये सुना है, कोई कह रहा वो सुना, और भी ये सारी चीजें वैसे भी बेमानी। जब मैं कह रहा हूँ कि संविधान के आर्टिकल्स को बदलने का अधिकार, चेंज करने का अधिकार राज्य सरकार का है ही नहीं। देहरादून स्थित विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी 5 फरवरी यानी आज से होने वाले सत्र के संबंध में चर्चा की गई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में होने वाले सत्र को किस प्रकार से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाया जाए, इस पर चर्चा की गई। हालांकि सत्र 5 फरवरी यानी आज से शुरू होना है, लेकिन मंगलौर विधायक के निधन के चलते इसको कंडोलेंस के बाद स्थगित किया जाएगा और अगले दिन 6 फरवरी से सत्र को शुरू किया जाएगा। वहीं यूसीसी के लिए बुलाया गया विशेष सत्र को लेकर विधायक मंगलौर मोहम्मद शहजाद ने कहा कि इस पर किसी भी धर्म के लोगों से विचार विमर्श नहीं किया गया है, फिर भी सरकार फिजूल में इसे लेकर उत्साहित है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस यशपाल आर्य ने कहा कि यूसीसी को विधानसभा के पटल पर रखने के पश्चात समय मिलना चाहिए, जिससे इसका अध्ययन किया जा सके और इस पर चर्चा की जा सके। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी इसको लेकर कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में बताया गया कि ये सत्र यूसीसी के लिए लाया गया है और इसे 6 फरवरी को विधानसभा में रखा जाएगा, जिसके बाद इसमें चर्चा की जाएगी। बैठक हमारी हुई है और
आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलएज हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है वो स्थगित होगा, जो कि परंपरा इस प्रदेश में रही है। और उसके बाद संभवतः दोबारा से कल हम कार्य मंत्रणा में बैठेंगे कि उसके। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।